चलो देखिए, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लिपिड्स और इसके आगे की है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए थे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सारी बातें कर ली थी। आज इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए लिपिड्स होते क्या हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो सबसे पहली बात, ये बने होते हैं तीन चीज़ों के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी तो यही थे। कार्बोहाइड्रेट में भी तो हम लोगों ने यही बात करी थी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं, और लिपिड में भी यही बात हो रही है। तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है? देखिए कार्बोहाइड्रेट में बात करी थी H2O, ठीक है, C के बाद H2O था और ये जनरल फॉर्मूला आता था, याद है? यानी कि C के साथ में जो H और O थे ना, वो H2O के प्रोपोर्शन वाले थे, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहां पे C के साथ में जब H और O की बात आएगी तो O की क्वांटिटी बहुत ही कम रहेगी। यहां जो है वो CN, H2N और ON हो जाता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। समझ में आई बात या नहीं? यानी कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तो ये बने हुए हैं, बट ये कार्बोहाइड्रेट से इस तरीके से अलग है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की लेवल बहुत ही कम। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इसको थोड़ा सा और जानते हैं। तो सबसे पहले द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन लिपिड मॉलिक्यूल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। समझ में आई बात या नहीं? ये पॉइंट समझ में आ गया? यानी कार्बन एटम्स को देखते हुए ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम होगा। समटाइम्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर आल्सो प्रेजेंट। अब ये क्या होता है फास्फोरस, सल्फर, ये कहां पे होंगे हम आपको भी बताएंगे। अभी बात इसके ऊपर करेंगे कि एक लिपिड में असल में क्या क्या चीजें होती हैं। लिपिड्स पहली बात क्या है कि ये सॉल्युबल, जनरल बातें पहले कर लेते हैं कि ये इनसॉल्युबल है पानी में। आपको कभी तेल जो है वो पानी में घुला हुआ दिखा? नहीं दिखा। तो ये घुलते नहीं है, किसमें? पानी। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करी जाए जैसे क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, तो उसके अंदर अगर आप डालोगे तो ये उसमें घुल जाएंगे लिपिड्स। समझ में आई बात या नहीं? लिपिड्स कंटेन फैटी एसिड्स व्हिच मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पॉइंट पकड़िएगा, लिपिड जो होता है जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, जनरली आपको जो लिपिड, सिंपल लिपिड्स की बात होगी वो क्या होते हैं आप देखिए यहां पे। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं, सिंपल लिपिड्स जो है बहुत ही सिंपली कैसे होंगे? आपने कहा कि ग्लिसरॉल है, ठीक है, और साथ में उसके मिले हुए हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। ग्लिसरॉल जो होता है CH2OH, CHOH और CH2OH, ये जनरल ग्लिसरॉल है। और कोई भी फैटी एसिड जो होता है वो है COOH और इसमें लगा हुआ है R। R जो होता है उसमें कार्बन के नंबर्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये R1, R2, R3 अलग अलग हो सकते हैं। CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, वो सारे अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब जब ये वाला ग्रुप इसके साथ में जुड़ेगा, ठीक है, कैसे जुड़ेगा आइए इसके ऊपर देखते हैं। यहाँ पे आपने कहा इसको अलग कर लेते हैं, यहां से उठा के इधर लिए जा रहे हैं, ठीक है। और जो C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH लिया है और यहाँ हमने R ग्रुप लगा दिया, CH2 और ये R कर दिया, R1, R2, R3 कोई भी ग्रुप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी पानी निकल जाएगा। हाँ, अपने को क्या है, बस पानी निकालना है ना। तो यहाँ से ये पानी निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ बॉन्ड थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये वाला वाटर निकल जाएगा। जब पानी निकल गया यहाँ से, हटा देते हैं पानी को, ठीक, ये पानी गया, ठीक। तो अब ये वाला पार्ट जो है वो आगे आ जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा। चलिए ले आते हैं इसको पास, हो गया ये एक बॉन्ड तैयार, कोई दिक्कत? तो ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम? ये वाला जो बॉन्ड बना है पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत? ईस्टर बॉन्ड तो न्यूक्लियोटाइड उसमें बनते हैं, ये ईस्टर बॉन्ड है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, नहीं। तो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके अब ये बना। अब इसमें एक फैटी एसिड जुड़ा था, ऐसे ही दूसरा जुड़ जाएगा, ऐसे ही तीसरा जुड़ जाएगा। तो अगर एक फैटी एसिड जुड़ा है तो इसे कहते हैं मोनोग्लिसराइड।
दो फैटी एसिड जुड़े होंगे तो डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड। 3 होंगे तो ट्राइग्लिसराइड। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। तो ये OH के साथ में यहाँ से जुड़ते रहेंगे, पानी निकलता रहेगा। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिंपली लिख देते हैं OC⋯O और OC⋯OR3। देखिए R1 भी हो सकता है, तीनों एक से हो सकते हैं, दो एक से हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है, या तीनों अलग अलग हो सकते हैं, जैसे R1 R2 R3, कोई दिक्कत नहीं। ये होते हैं आपके सिंपल लिपिड्स। इन्हें क्या कहते हैं हम? सिंपल लिपिड्स कहते हैं। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं, ठीक है। चलिए यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये हमारे चैनल का नाम सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है, इन दोनों के मिलने से बना आपका एक सिंपल लिपिड। ठीक। अब ये जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड भी दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंपली सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, पॉइंट पकड़ते रहिएगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसमें सैचुरेशन एक भी हो सकता है या कई भी हो सकते हैं। अगर कई बार अनसैचुरेशन हो रहा है तो इसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA। कोई दिक्कत नहीं, वरना सिंगल है बॉन्ड। ठीक, इसी से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की पता चल गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। अगर ये लो है तो ये नॉर्मली अपने रूम टेम्परेचर पे कैसा? लिक्विड स्टेट में, और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड। इसको जो है ऑक्सीडेशन इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन तेजी से होगा। हाइड्रोजनेशन इसमें हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। अरे भाई, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन, और बॉन्ड का तो यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा और ये जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ये हाइड्रोजनेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये हाइड्रोजनेशन कर जाएगा और ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजनेशन के बाद में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इनके थोड़ा डिटेल में, एक एक चीज पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो आप जरा यहां देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है फैटी एसिड्स का, और ये ग्लिसरॉल साहब है। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके क्या बन गया? आपका एक जनरल फैट बन गया। अगर एक था ग्लिसरॉल लगा हुआ तो मोनोग्लिसराइड, दो फैटी एसिड लगे हुए हैं तो डाइग्लिसराइड, और 3 लगे तो ट्राइस, तो ये हमारा ट्राइग्लिसराइड हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। फैटी एसिड्स जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है विद हाइड्रोकार्बन एंडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। अभी हमने फैटी एसिड्स के बारे में बताया आपको कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या है? सिंपली COOH लगा हुआ है और उधर आपका R है, और ये R के नंबर्स कार्बन के इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, दिखा देंगे। ये जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसी से आपका वहां ग्लिसरॉल से बॉन्डिंग बनती है। अच्छा, ग्लिसरॉल क्या है? एक तरीके का अल्कोहल है। इसके अलावा और भी अल्कोहल हो सकते हैं। हम एक सिंपल फैटी एसिड के बारे में बात किए थे, हम सभी की बात नहीं किए। अभी धीरे धीरे हम आगे और परत दर परत खोलते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। तो जो आपका फैटी एसिड का स्ट्रक्चर होता है, इफ दे डू नॉट सैचुरेटेड है, अगर ये नहीं रख रहे हैं कोई भी बॉन्ड अपने अंदर डबल या ट्रिपल, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कैसे हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में नाम आता है पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। ये फॉर्मूले हैं। पामेटिक एसिड में कितने कार्बन? याद रखिए, एनसीईआरटी की लाइन है। स्टेरिक एसिड में कितने? 18। ठीक है, एक और भी है आपका जिसमें 19 होते हैं। ठीक है, 19 भी होते हैं। वो कौन सा है? आगे आएगा, आगे देखेंगे अभी। चल, जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये है, हमने आपको बताया। देखिए यहां पे आपको कार्बोहाइड्रेट की तरह CnH2nOn नहीं दिख रहा है, CnH2nO2 दिख रहा है। समझ में आई बात या नहीं? मेल्टिंग पॉइंट जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ज्यादा होता है। अगर अनसैचुरेशन की बात हो रही है तो उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे।
ठीक है। द 18 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटिक एसिड ओलिक, लिनोलिक और लिनोलेनिक, ये 18 कार्बन के हैं और अनसैचुरेटेड है। अब इसमें अनसैचुरेशंस क्या हो सकता है 1, 2 एंड 3 डबल बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली, यानी ओलिक में 1 डबल बॉन्ड, लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड और लिनोलिनिक में कितने 3 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ये फैटी एसिड है, अनसैचुरेशन हो रहा है इनका। आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हो ओलिक का, ठीक है, कोई दिक्कत। ओलिक फैटी एसिड अभी आपको आएंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, तो उसमें भी नाम हम लोग पढ़ेंगे, ओलिक, लिनोलिक और लिनोलिनिक। द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हो, CnH2n-2x और ये 2, where x is the number of डबल बॉन्ड, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड जो है वो हमारा क्या है, इसमें 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं। एराकिडोनिक एसिड नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। और 20 कार्बन का होता है। हाँ 20 कार्बन का। दे हैव अ बेंड, देखिए इसमें जब डबल बॉन्ड होंगे तो बेंडिंग हो जाएगी, इस तरीके से इसमें बेंडिंग मिलेगी और इसी की वजह से क्या है, ये लिक्विडिटी इसमें आती है और ये क्या करेंगे, ये लिक्विडिटी की वजह से क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन से तेजी से रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो ये लिक्विड होंगे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे, ठीक है। दे आर सो कॉल्ड डाइंग ऑयल्स, क्या हो रहा है, डाइंग ऑयल्स हैं, क्या हो रहे हैं, सॉलिडिफाई हो रहे हैं जब एक्सपोजर मिल रहा है। Oils of groundnut, mustard seed or sesame seed and sunflower are rich in unsaturated fatty acids, ठीक है। Unsaturated fatty acids have lower melting point, आपको बताया, जैसे कि आपने सैचुरेटेड में देखा तक कि हाई था, इसमें लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और क्या हो रहा है, इन लिपिड्स फैटी एसिड्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर्स। अभी हमने आपको बताया ईस्टर बॉन्ड होता है, ईस्टर बॉन्ड ने बता दिया कैसे बनता है, ठीक है। जस्ट एज एसिड्स एंड बेस रिएक्ट, आपने 10th क्लास में एक और रिएक्शन पढ़ी है, जब अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। एस्टरिफिकेशन पढ़ा है आपने। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल टाइप ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज ओलिक, लिनोलिक और एराकिडोनिक, पकड़िएगा। तो इसलिए हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इसेंशियल हैं। जैसे कि आपने अमीनो एसिड पढ़े थे, ऐसे ही लिपिड्स में भी ये क्या है, इसेंशियल अमीनो आपके फैटी एसिड्स हैं। कौन कौन से, लिनोलिक, लिनोलिनिक और एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। अब इसेंशियल है और इनकी कमी से क्या क्या हो सकता है, स्टेराइलिटी, किडनी फेलियर और स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिपिड्स को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, आप यहां देख सकते हो क्लासिफिकेशन को, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बना हुआ चार्ट, आप देखिए, आपको हम धीरे धीरे समझाते हैं। देखिए आपने कहा कि लिपिड्स जो है उनको 3 पार्ट में बांटा है, सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड। सिंपल लिपिड्स अभी मैंने बात करी आपको कि जनरली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के साथ में मिले हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है कि उसके साथ में कुछ और चीजें भी जुड़ी हुई होती हैं, जैसे फास्फोरस जुड़ गया, फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, तो कौन सा मिल गया, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ये सब आपके जो है वो कंपाउंड में आ जाते हैं। और डेराइव्ड में आपके इसमें स्टेरॉल न्यूक्लियस लग जाएगा, तो स्टेरॉइड्स हो गए, स्टेरॉल्स हो गए, कैरोटिनॉइड्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स, यस बिल्कुल। अब यहाँ पे इनके एग्जांपल में देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड रखे गए। फैटी एसिड भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो गए, अनसैचुरेटेड भी मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए, क्लियर है। यहां बात करते हैं वैक्सेस की। देखिए सिंपल में ही वैक्स भी आ जाते हैं, जैसे हनी कॉम, ईयर वैक्स, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा भेड़ वगैरह होती हैं, उसके बाल होते हैं, उसके ऊपर भी वैक्स लगा होता है, तभी वो पानी से बचता है। आपने कहा कि जो चिड़ियां उड़ रही हैं उसके ऊपर भी वैक्सी एक कोटिंग होती है, हाँ। इसके अलावा आपने कहा सुबेरिन होता है, इसके अलावा आपने कहा क्यूटिन होता है, प्लांट्स में क्यूटिन सुबेरिनाइज्ड, एंड आपने कैस्पेरियन स्ट्रिप पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपकी यहाँ पे वैक्सेस में आएंगी। कंपाउंड की बात करते हैं, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में लेसिथिन आता है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, मेरे नीट के पेपर में आ चुका है लेसिथिन, ठीक है, जब हम 2013 देते थे तब की बात, पुरानी बात है। ग्लाइकोलिपिड्स की में भी ये ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है।
सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स, ये दोनों आपको ब्रेन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद डेराइव्ड जो होते हैं, हमने आपको बताया कि इसमें जो आपका क्या है, देखिए लेसिथिन में क्या होता है, सिंपली आपका एक तो ग्लिसरॉल हो गया, इसके बाद एक आपका फैटी एसिड लग गया, दूसरा फैटी एसिड लगा दिया, और यहां पे क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। हाँ यहां फास्फोरस लगा देते हैं, H3PO4 लगा दिया, और इसको भी एक और चीज से जोड़ा है, मिथाइल नहीं मिथाइल नहीं, इसको भी आगे और जोड़ दिया है, CH2 नीचे और यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा। हाँ N, और यहाँ पे जुड़े हुए ट्रिपल बॉन्ड CH2 तीन बन जाएंगे। CH3 ठीक है। अभी बताएंगे ये क्या है, इसका नाम थोड़ा सा हमारा मिस हो रहा है, अभी देखते हैं। तो ये क्या है, आपने देखिए यहाँ पे फास्फोरस ले लिया, जैसे ही फास्फोरस लिया ये क्या बन गया, लेसिथिन बन गया। समझ में आई बात है नहीं, तो फास्फोलिपिड आ गया। इसी के अलावा आपके और भी फास्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। ऐसे डराइव्ड में और इससे ज्यादा भी चीजें और डराइव्ड होंगी, यानी इसी से बने हुए, जैसे हार्मोन्स हो गए, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग आगे। यहाँ देखिए बाइल एसिड हो गया, सेक्स हार्मोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ठीक है, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल आपने पढ़े हैं, याद है, कैरोटीन ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स हैं, यस। तो इन सबको अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके, सिंपल, कंपाउंड और डराइव्ड, ठीक। आते हैं सिंपल और कंपाउंड क्या होते हैं। अच्छा, एक तो आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा देख लीजिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का डिफरेंस देख लीजिए, ताकि आपको यहां से क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहली बात क्या हो गई, सैचुरेटेड दे डू नॉट पोसेस एनी डबल बॉन्ड, और उधर डबल बॉन्ड होगा। यहां क्या होता है, ऑल एटम्स आर फुल्ली सैचुरेटेड है, यहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। स्ट्रेट चेन है, जबकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, थोड़ा सा चेन बेंड करेगी। सॉलिड होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, यहां क्या हो जाएंगे, लिक्विड होंगे। हायर मेल्टिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। एनिमल फैट्स मोस्टली सैचुरेटेड होते हैं। याद रखिए, जो इंसानों के अंदर हैं या जानवरों के अंदर फैट्स हैं वो सॉलिड ही होते हैं, वो पिघले हुए तो नहीं होते हैं। चर्बी जो आपकी है तो वो कैसे हो गए, सॉलिड है। प्लांट्स में जनरली कैसे होंगे, अनसैचुरेटेड। दे इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज नहीं करेंगे, कम कर देंगे। हाइड्रोजनेशन यहां पे नहीं हो पाएगा और वहां हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। एसेंशियल फैटी एसिड्स आर एब्सेंट, और वहां एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आपको मूंगफली वगैरह खाना चाहिए, ठीक। दे आर नॉट मच अफेक्टेड बाय एक्सपोजर टू एयर, और वो इफेक्ट हो जाएंगे। आपने देखा है बदबू भी आने लगती है जब हम लोग रखते हैं तेल वाली चीजों को, तल के रख दिया 2-3 दिन तक रख दिया बरसात के सीजन में, तो उसमें बदबू आने लगती है। क्यों हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसको आप पढ़ चुके हो, वेंसिडिटी कहते हैं इसे, 10th क्लास में पढ़ा है आपने। यहाँ पे पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड आ गया, और यहाँ पे ओलिक, लिनोलिक और लिनोलिक आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आते हैं आप सिंपल, कंपाउंड और डराइव्ड को लेके। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, हमने आपको बताया, जो सिंपली आपके क्या होंगे, इसमें अल्कोहल होगा, कौन सा, ग्लिसरॉल टाइप का हो गया, ठीक, और उसके साथ में आपने फैटी एसिड लगा दिए। इसमें फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस को रखा गया है। सिंपल अल्कोहल, फैट्स, जैसे आपका हो गया अल्कोहल कौन है, ग्लिसरॉल। ट्राई ग्लिसराइड्स आर कॉमन इन नेचर। ट्राइग्लिसराइड्स हमने बताया, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक। फैट्स जो है आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल से होंगे। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल कैन रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, हमने बता दिया आपको। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैटी एसिड्स दे आर अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल। अगर एक होगा तो मोनो, 2 होंगे तो डाई, और 3 होंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स। फैट्स that are generally liquid at room temperature are called oils. Fats जो कि generally, ये NCERT की लाइन है, ठीक है। Oils are rich in unsaturated fatty acids and consequently have low melting points. हाइड्रोजनेशन जो है वो क्या कर दे रहा है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब वैक्सेस जो होते हैं, वैक्सेस are another class of simple lipids. They are formed by combination of long chain fatty acids with a long chain alcohol. पॉइंट पकड़िए, वैक्सेस क्या है, इसमें आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं जो लॉन्ग चेन अल्कोहल से जुड़े हुए हैं। वैक्सेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन। दे फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल कोटिंग्स ऑन हेयर्स, स्किन ऑफ एनिमल्स, स्टेम्स, लीव्स और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। आपने कहा कि सेब को हम लोग थोड़ा थोड़ा छील रहे हैं तो उसके ऊपर क्या वैक्स की कोटिंग मिल रही है, तो
तो वो क्या है, प्लांट्स को बचा रहे हैं। बी वैक्सेस जो है आर फॉर्म फ्रॉम पामेटिक एसिड। बी वैक्सेस जो होते हैं, जो बीज, अच्छा हनी बी का जो वैक्स होता है ना, उसमें आपका जो छत्ता है, छत्ते में उसने शहद रखा हुआ, शहद को टाइट करेगी तभी तो नीचे नहीं गिरता है, तो वैक्स से ही तो उसे सील कर रही है। तो वो जो वैक्स है उसमें कौन सा एसिड है, पामेटिक एसिड है, ठीक है। और ये वाला अल्कोहल है, माइरकल अल्कोहल, ठीक। बी वैक्स आर आल्सो कॉल्ड हेक्साकोसिल पामेटाइट, ठीक है। सिक्रेटेड बाय वर्कर बीज। कौन सी बीज हैं? कितने तरीके की बीज होती हैं? कौन कौन सी? क्वीन, वर्कर और ड्रोन, ठीक है। इसके अलावा लेनोलिन वूल फैट है, ठीक है, अराउंड द एनिमल फर। बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस करता है, लेप्रोसी करता है, ये भी एक वैक्स प्रोड्यूस करता है जो पैथोजेनिसिटी में उसको हेल्प करेगा। क्यूटिन इज फॉर्म्ड बाय द क्रॉस इथेरिफिकेशन। ईथर बन रहा है, क्यूटिन वही तो होती है जो स्टम वगैरह में जो यस, ठीक है, इथेरिफिकेशन से बन रहा है, ठीक। और क्यूटिकल बना रहा है, ठीक है। क्यूटिकल हैज 50 to 90% क्यूटिकल। और सुबेरिन आपने पढ़ा है, ये आपने एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पढ़ी थी, इसकी वजह से उसमें जो है प्रेशर बनता है, और रूट प्रेशर थ्योरी इसी से आई थी, ठीक है। ये सुबेरिन भी इसी का बना हुआ है। आगे आते हैं कंपाउंड लिपिड। अब कौन से आ गए आपके? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। यस, कंपाउंड में फॉस्फोलिपिड हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, लिपोप्रोटीन हो गए, और क्रोमोलिपिड्स हो गए, ठीक। आइए फॉस्फोलिपिड को देखते हैं। अभी हमने जो लेसिथिन आपको बनाया, एक छोटा सा एग्जांपल बनाया दिखाया था, उसको देख लेते हैं। आपकी स्ट्रेट चेन है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए पहले। एनसीईआरटी के यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उनको देख लेंगे और उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहाँ गए सारे स्ट्रक्चर, तो बहुत दूर है पड़े। ये आपको देखिए पामेटिक एसिड दिख रहा है, ये ग्लिसरॉल दिख रहा है, ये ट्राइग्लिसराइड्स दिख रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर्स हैं ये, आपको एनसीईआरटी के उसमें पेज में सारे मिल जाएंगे। और ये आपको मिल रहा है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, दिख रहा है आपको। इसमें तीन चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, एक तो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, ये दो कौन हो गए? फैटी एसिड। ये आपका भाई साहब कौन हो गया? ग्लिसरॉल। यहाँ आपका फॉस्फोरस, ये P होगा और ये OH होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी O होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, तो ये हो गया। और फिर एक ये आपका स्ट्रक्चर आता है, ये वाला। तो चार चीजें आपको देखने को मिल रही है, ठीक। अब ये आपके फैट्स एंड ऑयल्स हो गए। कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल, ये आपका स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है कोलेस्ट्रॉल में, ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है। ये डेराइव्ड वाला हो गया, ये डेराइव्ड हो गया, ये फॉस्फोलिपिड हो गया कंपाउंड वाला, और ये भाई साहब हो गया आपका सिंपल वाला ट्राइग्लिसराइड। समझ में आ गई बात या नहीं? और ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल गया। कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर्स को देख लीजिएगा भाई साहब, ये स्ट्रक्चर मेरा पूछा जा चुका है, नीट में आ चुका है, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं कि भाई ध्यान से इसको देखिएगा, वरना फिर दिक्कत में आप फंसेंगे, हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले स्ट्रक्चर्स को। सिंपल हो गया, ड्राइव पे आते हैं। तो आपने कहा फॉस्फोलिपिड जो है, दे हैव टू फैटी एसिड्स अटैच हैं, दो फैटी एसिड अटैच हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से, एंड द थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल इज एस्टरीफाइड द फॉस्फोरिक एसिड इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। इसके बाद जो इसमें जो तीसरी चीज है जो हम भूल रहे हैं उसका नाम, ठीक है, वो है यहां पे लिखी हुई कहीं पे। फॉस्फोलिपिड जो है बाउंडेड बाय सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, कोलिन। वो क्या था? कोलिन। वो था कोलिन। ये कोलिन, कोलिन क्या होता है? आपने कहा N, इसके ऊपर लगा हुआ है CH2, CH2, और ये हो गया OH, और यहाँ लगे हुए हैं आपके तीन CH3, CH3 और CH3। क्लियर?
यही जब आपका फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ेगा, देखिए आपका H3PO4 था ना, यहाँ OH हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ CH2 हो गया। ये तो आपका बता ही दिया हमने, यही तो था ऐसे, ठीक। इसको इन्होंने उठा के कैसे बना दिया है, ईस्टर, हाँ यहाँ ईस्टर बॉन्ड बना दिया, ईस्टर बॉन्ड ही बना लेना, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया R1, ठीक। इस पे देख, इस पे फोकस करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, यानी P O हो गया, O हो गया, O हो गया और O हो गया, अब H3 लगा दिया, ठीक। और यहाँ OH था, जब यहाँ से पानी निकला तो ये तो आपका हट गया और यहाँ बॉन्ड बन गया, कौन सा, ईस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक। कोई दिक्कत। अब जो ये वाला चीज है, ये वाला, इसका OH इसके OH के साथ में मिलेगा और यहां से भी पानी निकल जाएगा और ये बचा CH2 CH2 और N, और इधर लगा दिए 3। ये समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत। हालांकि बनाने को नहीं आएगा, फिर भी आप ये देख सकते हो। और इसमें दूसरा वाला जो है वो ऐसे ही लगा दीजिए, दूसरा तो R2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। कोई दिक्कत इसमें। तो ये आपका फॉस्फोलिपिड हो गया। अगर कोलिन की बात कर रहे हैं तो ये कोलिन लग गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इथेनॉल अमाइन, ये लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लगा सकते हैं ये और सेरिन, ये सब कुछ लगाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक। आइनोसिटॉल। कॉमन फॉस्फोलिपिड जो होता है लेसिथिन और सिफेलिन होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक। फॉस्फोलिपिड कहते हैं एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। आपने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, ठीक है। यहाँ पे फोबिक लिख सकते हैं और ये फिलिक हो गया, ठीक। जब आपको दो कंडीशन एक साथ मिल जाए उसे कह देते हैं एम्फीपैथिक। बता चुके हैं हम लोग बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक, ये तो हो गया, ठीक। दे आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोमेम्ब्रेन। आपने बायोमेम्ब्रेन में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये। मेनी फॉस्फोलिपिड्स अरेंज देमसेल्फ इन अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑफ एक्वस मीडिया। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको पोलर हेड मिल रहा है, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स, नॉन पोलर टेल्स, ठीक है। कोई दिक्कत, ये इस तरीके से बना होता है ये आपका। ओके सर। ये जो आपको दिख रहा है ये है, और ये जो टेल आपको मिल रही है ये है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। चलो आगे आते हैं। तो लेसिथिन टेक्स पार्ट इन सेल परमिएबिलिटी, ऑस्मोटिक टेंशन एंड सरफेस कंडीशनिंग ऑफ द सेल। ये याद रखिएगा, लेसिथिन का काम क्या होता है, शायद एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। ये परमिएबिलिटी करता है, ऑस्मोटिक टेंशन देता है और सरफेस कंडीशनिंग देता है सेल की। आगे आते हैं। ये तो हो चुका था, ये वाला फॉस्फोलिपिड का। हाइड्रोकार्बन चेन है फैटी एसिड्स की, नॉन पोलर टेल है, ये सब बता चुके हैं। सारी बातें लिखी हुई हैं, हम बता चुके हैं सारी, ठीक है। मेनी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में अरेंज देमसेल्फ इन डबल लेयर, आपको बता दिया है, एक्वस मीडिया में। ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आते हैं कुछ और बातों के ऊपर। कुछ और भी सिंपल डेराइव्ड हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स। अगर ग्लाइकोलिपिड्स की बात करी जा रही है, आपको जो चार्ट हमने पूरा बताया था उसमें ग्लाइकोलिपिड्स तो थे राइट में। दे आर लिपिड्स हैविंग शुगर रेजिड्यू। इसमें क्या हो जाएगा, शुगर रेजिड्यू हो जाएगा। दो कॉमन ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स हैं। कंपोजिशन की बात करी जाए, ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन फैटी एसिड, अल्कोहल, स्फिंगोसीन। यहाँ पे याद रखिएगा, जो अल्कोहल है उसका नाम क्या है, स्फिंगोसीन। और शुगर है सच एज गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये सारी चीजें। इनका जो फंक्शन होता है
देखिए इसको अगर हम डिटेल में जाएंगे, अगर हम फिर इसके ऊपर डिटेल में लंबा लेक्चर बन जाएगा, सिर्फ फैट ही फैट पढ़ाया जाएगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा फैट के ऊपर ही हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आपको नीट में इतना चाहिए नहीं, सिंपल सी बातें हैं, बस उनको याद रखिएगा कि स्पिनोसिन इसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, ग्लाइकोलिपिड्स में मिलेगा, अगर अल्कोहल की बात करी जा रही है। फंक्शन क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में आप लोग जानते हैं, कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, particularly in myelin sheath of nerve fibers and the outer surface of nerve cell and in chloroplast membrane। ठीक है, ये आपको यहां देखने को मिलता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स कंटेन लिपिड्स एंड प्रोटीन इन देयर मॉलिक्यूल, प्रोटीन भी होगा, ठीक है, वहां लिपिड के साथ में क्या था, ऊपर शुगर था, यहाँ प्रोटीन मिल गया, लिपोप्रोटीन। ठीक, तो ये लिपोप्रोटीन हो गए। अब यहां पे क्या है, इनका काम क्या होगा, ये कंपोज ऑफ लिपोप्रोटीन किसकी, मेम्ब्रेन्स हैं, लिपोप्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक, ब्लड प्लाज्मा एंड लिपोप्रोटीन्स अकर इन मिल्क एंड एग यॉक, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, मिल्क और एग यॉक में। इसके बाद आता है क्रोमोलिपिड्स, क्रोमो मतलब कलर, कलर की बात आ रही है तो कैरोटीन और विटामिन ए बनाएगा ये। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे और लास्ट डेराइव्ड लिपिड्स। जो ड्राइव लिपिड है वो कौन से, दे आर आइसोप्रिनॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आइसोप्रिनॉइड स्ट्रक्चर हैं, जैसे स्टेरॉइड्स, हमने आपको बताया अभी डायग्राम में बताया था, स्टेरॉइड न्यूक्लियस, टर्पीन, कैरोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम आपने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जब आपने सीमेन की बात करी थी तो वहां बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं जो वेजाइना में कंट्रैक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म आसानी से ऊपर जाते हैं। वो सारी बातें यहाँ कर रहे हैं हम लोग। स्टेरॉल्स, पहला नाम आ जाता है स्टेरॉल, आपने पढ़े होंगे, स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉल्स वही हैं, ठीक है। Sterols belongs to the class of lipid which are not straight chain compound, ये straight chain नहीं होते हैं। They are composed of fused hydrocarbon rings, हमने आपको अभी दिखाई थी जो rings इस तरीके से rings बनी हुई थी वही, ठीक है, rings and long hydrocarbon side chain on the example जो है इसका क्या है, कोलेस्ट्रॉल, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। कोलेस्ट्रॉल is found in animals only, it exists either in free or cholesterol ester with fatty acids, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेरॉइड बॉन्ड बनाएगा फैटी एसिड के साथ में। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो द प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन सच एज स्टेरॉइडल और कॉर्टिसोल, ठीक है, ये कहां से निकलते हैं स्टेरॉइडल और कॉर्टिसोल, बताइए, एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, याद है, एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला, तो प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉइडल और कॉर्टिसोल। आते हैं अनदर स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड कंपाउंड जो है वो कौन है, डायोसिजिनिन, ठीक है, क्या हो गया, ये प्रोड्यूस बाय यंग प्लांट्स, ये है, ठीक, छोड़ दो, इनफर्टिलिटी पिल्स की तरह इसको यूज करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी हमने आपको बताया कि हार्मोन्स हैं, ठीक है, फंक्शन एज मैसेंजर सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स, ये मैसेंजर की तरह काम करेंगे। दे आर ड्राइव फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड एंड रिप्रेजेंटेड 20 फैटी एसिड्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स अकर इन ह्यूमन सेमाइनल फ्लूइड, हमने आपको बताया, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड और amniotic fluid or a number of tissues. They are also circulate in blood. They produce a variety of effects of different organs. So, prostaglandin regulate production of acid in stomach, stimulate contraction of smooth muscles, हमने आपको बता भी दिया अभी, ठीक। तो ये इस तरीके से आपके हो गए कौन से, डेराइव्ड। तो आपने लिपिड पढ़ लिए, सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड, खत्म हो गए। और भी हैं कुछ चीजें शायद यहाँ पे, तो ये लेबर के टाइम पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है, कॉज यूट्राइन कंट्रैक्शन, दे कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अस्थमा, कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन की बात हो रही है। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, विटामिन डी, बाइल सॉल्ट्स, पोटैटो इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल, आप पोटैटो खाइए, कोलेस्ट्रॉल पाइए। टर्पीन्स, जो आपके टर्पिनॉइड्स होते हैं, टर्पीन्स आर लिपिड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, आपने पढ़ा है टर्पिनॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, ठीक है, ये
मेंथॉल और कैम्फर और कैरोटीनॉइड्स एटसेट्रा, ये आपको टर्पेन्स में देखने को मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं, इसकी बात अगर हम ना भी करें तो भी काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। क्यों? ये इसमें मॉलिक्यूलर, क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, पूरा हमने सारी चीजें पढ़ाई हैं मॉलिक्यूलर बेसिस पे, ठीक है। तो फिलहाल में हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं और हम सीधे पहुंच रहे हैं कहाँ, एंजाइम्स के ऊपर। और उससे पहले आपको एक वो दिखा देते हैं लिपिड्स का ही। सर बहुत शानदार आ रहा है। आओ देखो सर वन। अब एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स है प्रोटीनेशियस नेचर में, ठीक है। और ये क्या है? बायो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट तो आप जानते ही हैं, जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। तो एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। प्रोटीनेशियस नेचर का मतलब है प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी है, उसमें जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, तब हमने आपको बताया था कि ये हेलिक्स जो है वो कैसे हो जाते हैं, सुपर हेलिकल हो जाते हैं। जब सुपर कॉइल्ड हो जाएंगे तो वहां पे एक्टिव साइट्स आती हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। एंजाइम्स में ये एक्टिव साइट्स हैं जिन्हें हमने क्या कह दिया, डोमेन कह दिया। अब ये जो डोमेन है यही एक्टिव साइट है, रिएक्शन यही होगी, ठीक। आगे बात करेंगे इन डोमेन्स की, ये कैसे क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, लेकिन अभी हम पहले इसका जनरल कुछ चीजें बात कर लेते हैं। और वो जनरल बातों में सबसे पहली बात, जो फर्स्ट एंजाइम था वो किसने डिस्कवर किया है? बुकनर साहब ने, ठीक है। और जो एंजाइम का टर्म दिया है वो किसने दिया है? कोहेन ने दिया है। और जो जाइमेज नाम का एंजाइम है, जिसे सबसे पहली बार निकाला गया, कहां से? ईस्ट से। ईस्ट से निकाला गया है पहला एंजाइम, वो कौन सा था? जाइमेज था। किसने निकाला था? बुकनर साहब ने। और प्योरीफाई किया गया और क्रिस्टलाइज फॉर्म में लेके आए एंजाइम्स को। वो नाम था क्या? यूरिएज। क्या नाम था? यूरिएज। किसने करा है ये? बाय जे.बी. समनर, ठीक है। और किससे करा है? ये जैक बीन या लोबिया प्लांट से इन्होंने निकाला था। क्लियर है? अब आते हैं प्रोटीनेशियस नेचर जो है एंजाइम्स का, उसके ऊपर थोड़ी सा डिस्कशन करते हैं कि जो बातें इसमें हो सकती हैं, क्या क्या बातें हुई, आइए देखें। तो यहां पे देखो, ये जो प्रोटीनेशियस नेचर है ये एस्टेब्लिश किया है किसने? बताया, ठीक। ये इसको इतना भी याद करो तो भी ठीक है। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन से नहीं बना है वो कौन है? राइबोजाइम। ये याद रखिएगा, कम से कम 4 बार पिछले 10 सालों में 4 बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा आरएनएज या राइबोजाइम जो है, ठीक है, ये किसका बना होता है? ये नॉन प्रोटीनेशियस है, आरएनएज, ठीक है, आरएनए का बना हुआ है। which increase the rate of biochemical reactions by lowering down the activation energy। अब ये पॉइंट पकड़ने वाला है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल जितना पावर उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने में, Lowest। नहीं, सुनिए, कोई भी केमिकल हैं जो एटम्स हैं उन्हें रिएक्शन करना है। जब रिएक्शन करना है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उन्हें होना चाहिए रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड to perform या start the reaction is called activation energy, ठीक है। अब कोई एक एटम यहाँ बैठा है, दूसरा एटम यहाँ बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे को रिएक्शन करना चाह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से दूर है, तो क्या ये रिएक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तब उन्हें यहां से यहां तक एक दूसरे से टकराना या मिलाना या जो भी केमिकल रिएक्शन होना है उसके लिए कम से कम मिनिमम अमाउंट तो एनर्जी चाहिए, वो कहलाएगी क्या? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। और इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कौन? एंजाइम, और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। फर्स्ट डिस्कवर्ड राइबोजाइम जो था वो ये था, L19 RNAs, ठीक है, ठीक, बाई टी कैच, ठीक, फ्रॉम आरएनए ऑफ प्रोटोजोअन। एक प्रोटोजोअन के आरएनए से निकाला गया था, ठीक। उस प्रोटोजोअन का अगर नाम भी पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक। एंड आरएनए पी राइबोन्यूक्लियेज
बाय एल्टमैन। इन प्रोकैरियोटिक्स है, नोबेल प्राइज मिल गया है इनको भाई साहब। ये पॉइंट अगर चाहिएगा तो याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज एंजाइम की। सबसे पहली बात, लार्ज साइज बायोमोलिक्यूल है, कोलाइडल नेचर के हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है। जब साइज बड़ा है तो मॉलिक्यूलर वेट तो अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, लार्ज साइज है, इक्वल टू कोलाइडल पार्टिकल्स, प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया, हेंस पॉजेस लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। अभी हमने आपको बताया कि वो एक्टिव साइट्स थी जो छल्ले घूमे हुए थे वहां पे, जहां हाईली कोलाइड जहां छल्ले घूमेंगे उसे क्या कहते हैं, एक्टिव साइट्स कह देंगे। लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम एट अ टाइम। एक ही टाइम में कई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल सकते हैं एक ही टाइम में, तो वो एक्टिव साइट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए एक एंजाइम है ये, इसमें ये कुछ एक्टिव साइट हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर। ये अलग अलग तरीके की एक्टिव साइट है। तो इसमें एक सबस्ट्रेट है, ये दूसरा सबस्ट्रेट आ जाएगा या तीसरा सबस्ट्रेट आ जाएगा, 3 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं एक ही साथ। समझ में आई? तो ये बात हो गई। हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का है, और विच पार्टिसिपेट्स इन द लिंक रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हम आपको बता भी चुके थे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और नीट 2026 में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो है रिएक्शन सेंटर। अभी हाँ, वो बहुत सबसे तेज कराने वाला सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, अभी लिखा हुआ आपको दिखाएंगे। प्रोटीनेशियस नेचर है एंजाइम का, और सर वो माइटोकॉन्ड्रिया की सब अभी बात कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। मोनोमर यूनिट जो है एंजाइम की कौन है? वो अमीनो एसिड है, क्योंकि ये प्रोटीनेशियस नेचर का है। अमीनो एसिड्स जो है वो एक दूसरे के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स अरेंज इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्सेप्ट आइसोएंजाइम्स। ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक, द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड वाटर सॉल्युबल नेचर ऑफ एंजाइम। पहली खास बात, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह से यही है। द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स अकर ऑन राइबोसोम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स। जीन से ही कंट्रोल होगा, क्योंकि प्रोटीन नेचर है तो जीन से ही कंट्रोल होगा। ठीक है, आगे आते हैं। स्पेसिफिसिटी, ये बात एंजाइम के बारे में बात हो रही है कि एंजाइम बड़ा ही स्पेसिफिक होता है, इसके अंदर स्पेसिफिसिटी मिलेगी। अब क्या क्या है, ये हर एक एंजाइम अलग अलग पीएच के ऊपर काम करेगा, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, और अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम होगा, तो ये स्पेसिफिक है। कॉमन पीएच जो होता है वो कितना होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए? 3 से 8 तक का, 6 से 8 तक का होता है। एंजाइम व्हिच वर्क्स ऑन स्पेसिफिक पीएच, जैसे पेप्सिन, कुछ ऐसे एंजाइम ये 2.5 के ऊपर करता है। ठीक है, हाइड्रोलेज कितने? 4 to 5 पे करता है। ये कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से। रुबिस्को पेप्केज किसके ऊपर कर रहा है? 8.5। और ट्रिप्सिन जो है वो भी 8.5 के ऊपर कर रहा है। तो ये पॉइंट पकड़ने वाले हैं कि कितने कितने पीएच के ऊपर कर सकते हैं कौन कौन से एंजाइम। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने एक टेबल की फॉर्म में कि कौन कितना कितना करेगा। ठीक है, आप चाहिएगा ऐसे याद करिएगा, चाहिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। टेम्परेचर की रेंज की बात करते हैं, कितने कितने टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम एक्टिव रहेंगे। तो अगर टेम्परेचर रेंज की बात करी जाए तो कॉमन रेंज है कितनी? 20 से 40 डिग्री तक। ठीक, एंजाइम वर्क ऑन बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट। देखिए अलग अलग हैं, जैसे टेक पॉलीमरेज वो हाई टेम्परेचर के ऊपर करेगा। पीसीआर में हम लोगों ने बात करी थी टेक पॉलीमरेज, वो 80-90 डिग्री टेम्परेचर को भी वो टॉलरेट कर जाता है। एंजाइम्स, प्लांट एंजाइम आर अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए ये एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज में काम करेंगे। एट लो टेम्परेचर एंजाइम बिकम फंक्शनली इनएक्टिव एंड हाई टेम्परेचर डीनेचर्ड। इसीलिए जब हाई टेम्परेचर होता है, हम लोग क्यों हाई टेम्परेचर पे नहीं रुक पाते हैं? डीनेचर हो गया, मर गए, एंजाइम ही खत्म हो गया, तो फिर हम कैसे रुक पाएंगे? आगे बात करते हैं सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट अभी हमने बताया ना 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट, एवरी एंजाइम वर्क ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। अलग अलग सबस्ट्रेट, अलग अलग एंजाइम। द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स एंड रिकॉग्नाइज इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, अलग अलग अमीनो एसिड के सीक्वेंस है और उसको रिकॉग्नाइज करेगा सबस्ट्रेट और वहां जाके चिपक जाएगा एंजाइम से।
एंड एग्जाम्पल जो है देखिए देखिए पकड़िएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट्स ऑन सक्सिनिक एसिड व्हाइल पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज पायरुविक एसिड के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, दोबारा से। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अभी हमने आपको बताया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको वही कम करती है। मोर देन फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। आप यहां देखिए, केमिकल रिएक्शन, यहां आपको फ्री एनर्जी दिखा रहे हैं, ठीक है। हर किसी के पास फ्री एनर्जी इतनी तो है ही, लेकिन रिएक्शन करने के लिए किसी एंजाइम को रिएक्शन करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए यहां तक जनरल वे में, और जब वो रिएक्शन करता है तो उसको कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, फिर वो रिएक्शन करेगा और जब वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जब बदलेगा तो अपनी एनर्जी पूरी लूज कर जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया, हम फिर से बता सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि इसको हम जनरल एक सिंपल एग्जांपल से बताते हैं। एक एग्जांपल जो कि आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आता है, इस जनरेशन को तो बहुत अच्छे से, कि भाई साहब क्या है कि एक साहब हैं, उन्हें किसी से मिलना है, ठीक। अब मिलने के लिए वो एफर्ट देते हैं। अब एफर्ट जो दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं एफर्ट, इन साहब को इनसे मिलना है, ठीक है। अब वो किसको किससे मिलना है, आजकल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आप खुद समझिए, ठीक है। तो इनको इनसे मिलना है और मिलने के लिए एफर्ट दे रहे हैं। वो क्या करेंगे, या तो कहीं होटल में बैठेंगे जाके, ठीक है, या कहीं पार्क में बैठेंगे जाके, या अलग अलग जगहों पे बैठेंगे जाके, तो एफर्ट देंगे। उस एफर्ट में क्या लग रहा है, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पैसे खर्च होंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपका कोई तीसरा दोस्त है, वो कहे यार तुम कहाँ इधर उधर भटकते रहते हो, मेरा घर खाली रहता है, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ मिल लो आके, ठीक है। आप जरा समझिएगा बात को। तो आपने कहा जब पहले एफर्ट दे रहे थे वो दोनों, तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए थी और लेस फ्रीक्वेंट था उनका मिलना, यानी कम कम मिल पाते थे ना। लेकिन जब एक दोस्त ने ऑफर कर दिया कि भाई मेरा घर खाली रहता है, तुम यहां मिल लो आके, तब क्या हुआ, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और मिलना जुलना ज्यादा हो गया। इसके आगे की बात आप लोग को समझते हैं, आगे देखिए यहां क्या होगा, यहां बिल्कुल वही हुआ कि ये एक एंजाइम है, इसमें दो सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, S1 और S2, ये सबस्ट्रेट हैं जिन्हें रिएक्शन करना। जनरली इन्हें रिएक्शन करने के लिए कोई बड़ा सा मीडियम था तो इन्हें ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। अब ये दूर दूर से आएंगे और फिर ये एक दूसरे से टकराएंगे और तब रिएक्शन होगी। लेकिन अगर वो कमरा मिल जाए, वो घर मिल जाए, तब क्या होगा, इन्होंने कहा ये S1 और ये S2 वाले यहां आके बैठे, इन्होंने रिएक्शन करना शुरू करी। अब रिएक्शन तेज हो जाएगी और ज्यादा तेजी से चलेगी, यानी इसमें आपको जो एनर्जी देना पड़ रही थी, कम एनर्जी लगा के, अब जब पैसा बच गया तो कई बार मिल सकते हो ना। अभी क्या था, पैसा खर्च हो रहा था तो आप कम मिल रहे थे, अब पैसा बच रहा है तो कई बार मिल सकते हो, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया। समझ में आई बात या नहीं? तो अब क्या हुआ, इसके बाद ये सबस्ट्रेट जो थे ये प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बस यहीं पे ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा है एंजाइम का। ये प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, P1 P2, या दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो पहले क्या थे, ये सबस्ट्रेट थे, फिर एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट आ गए, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ गया। इसे क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या हुआ, ये एंजाइम में ही लगे लगे, अब ये किस में बदल गए, प्रोडक्ट में। तो अब इसे कहते हैं कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर कहेंगे चलो अच्छा अपने अपने घर जाते हैं, एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। समझ में आई बात या नहीं, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। तो यही काम कर रहा है एंजाइम। एंजाइम ने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, ठीक है। वो यही बात थी कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत यहां से यहां तक पड़ती थी पूरी, लेकिन जब एंजाइम लगा तो एनर्जी इतने पे ही, इतनी एनर्जी में ही काम हो गया पूरा, यानी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है, ठीक है, ठीक है। चल, तो बस यही बात आपने एंजाइम से रिलेटेड जान ली। अब खत्म हुआ हमारा एंजाइम का सारा काम ही। टर्नओवर नंबर क्या होता है, देखिए टर्नओवर नंबर क्या है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इन यूनिट टाइम। एक एंजाइम यूनिट टाइम में
कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है, कितनी तेज कर रहा है काम, वही क्या कहलाएगा, टर्नओवर। और इसके में विजेता कौन है, हाईएस्ट टर्नओवर नंबर कितना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। कितना है ये, इतने लाख पर मिनट के हिसाब से बदल देता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें जोड़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, याद करिए कहां मिलता है, बताओ कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां मिलता है, हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड में कहां पे, आरबीसी के अंदर। जनरली ब्लड में क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी अंदर जाती है ब्लड में, तो क्या होता है कि H2O के साथ में बेचारी लिंक करेगी प्लाज्मा में, तो बहुत टाइम लगता है एक मॉलिक्यूल H2CO3 बनाने में। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज मिल जाए, यानी कि ये आरबीसी है, कौन है ये, आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये पकड़ता है इसी रिएक्शन को और उठा के इसमें कन्वर्ट कर देता है, कितनी तेज, 6 लाख गुना तेज, 6 लाख गुना तेज करता है नॉर्मल से। समझ में आई बात या नहीं, ये एनसीईआरटी का डेटा है, हम आपको जो बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे पिछली बार हमने आपको सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में बताया था और नीट में आया था, हो सकता है इस बार आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज नीट में देखने को मिल जाए। Km कांस्टेंट क्या होता है, Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। देखिए माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या कहता है, देख जब आपने कहा कि कोई रिएक्शन हुई, जब आपने क्या कहा कि कोई रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन में क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट की तरफ बदल रहा है। ठीक है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इधर आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन ये चल रही है। ठीक, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का आधा, जब आधी हो जाएगी, उस पे जितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कह देंगे। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं, इसकी आप वो देख लीजिए लैंग्वेज क्या कह रही है। The enzyme follows Michaelis-Menten reaction kinetics. The scientist है Michaelis-Menten, ठीक है। It represents the substrate concentration. ध्यान रखिए, it represents the substrate concentration at which the enzymatic reaction becomes half of the maximum velocity of rate. जब आधी होगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आधा होगा, उस टाइम पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसे क्या कहते हैं, Km कहते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये आपके एनसीईआरटी में डेटा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इफ अब यहां से पॉइंट, इससे होता क्या, रिजल्ट हमें मिलेगा क्या, इफ एंजाइम पासेस हाई Km कांस्टेंट देन एफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट इज लो। अगर एंजाइम में हाई Km वैल्यू है, ठीक, उसको पास कर गया है, तो उसकी एफिनिटी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो लो। एफिनिटी यानी कि सबस्ट्रेट को चिपकाने की एफिनिटी कैसी हो गई, कम हो गई, और रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो गया, कम हो गया, अगर Km की वैल्यू ज्यादा है। और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, अभी हमने आपको बताया। ठीक, एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। रिमेंबर दैट एंजाइम कैन नॉट स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, स्टार्ट करवा दो। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कराता है, वो क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा देता है। जैसे आपने कहा दो लोग गालियां दे रहे थे एक दूसरे को खड़े हुए, ठीक, अब दो लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, तुम कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा, तो हमने अपना उठाया एक डंडा और ले जाके एक को पकड़ा दिया, कहने लगा यार मारो ना जाके, यार कहाँ तुम खाली गाली काम, इसको गाली दे के काम करो, मारो जाके। उसने डंडा उठाया और मार दिया, तो आपने क्या करा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, तुरंत तो उसने मार दिया जाकर घी में, आपने सिर्फ घी में आग डाल दे, उल्टा करा, आग में घी डालने का काम करा। आपने क्या करा, सिंपली उसे डंडा पकड़ा के रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर दिया, आप वो लड़ने लगे, अब तुमने मजा लिया। सही, पहले सिर्फ गाली गाली वाला था, मजा नहीं आ रहा था, वही चीज ये कर रहा है एंजाइम भी। With the increase in concentration of substrate, the enzymatic velocity also increase. ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एंजाइम की वेलोसिटी अपने आप बढ़ेगी। देखिए ये फैक्टर्स हैं, अभी हम लोग जो फैक्टर के बारे में बात करेंगे। आपने कहा कि पहले एक एंजाइम था, बैठा हुआ था नीरस, आप समझिए जरा, अभी दो लोग थे, दो लोग एक घर में जा रहे थे, ठीक, रिएक्शन एक ही हो रही थी।
अब जब उसके दोस्त लोगों ने देखा कि यार तुम लोग जाते हैं यार, वो उसका घर तो खाली रहता है, क्यों ना हम दोनों भी चले, सबस्ट्रेट ज्यादा चलने लगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। नहीं, समझ में आई बात या नहीं? तो सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे रेट ऑफ, लेकिन एक टाइम आएगा जब घर का हर एक कमरा कोना कोना भर जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? एंजाइम के ऊपर जितनी भी साइट्स थी वो सारी की सारी फिल हो गई, सबस्ट्रेट सब में आके घुस गए। क्या अब तुम सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी? नहीं। ये पॉइंट पकड़ने वाला है। तो सबस्ट्रेट का रेट ऑफ रिएक्शन से क्या लेना देना है? एक सर्टेन लेवल के ऊपर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन सर्टेन पोजीशन पे जाके फिर क्या होगा? वो स्टॉप हो जाएगी, फिर वो उतने पे ही चलेगी। ऐसे जाके ऐसे, हाँ, ग्राफ जो है वो पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा। ये नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे सारी एक्टिवेशन साइट जो है उसकी वो भर गई है, एक्टिव साइट सारी भर चुकी है। समझ में आई बात? यस सर। तो पॉपुलेशन में एसिम्प्टोट आता है। हाँ, जैसे एसिम्प्टोट आता है। यस। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का बता ही दिया है हमने। हायर is the affinity of enzyme for a substrate, lower the Km value। जितना ज्यादा एफिनिटी ज्यादा होगी, Km वैल्यू उतनी कम होगी, एफिनिटी जितनी कम होगी Km वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एफिनिटी कम Km वैल्यू ज्यादा, Km वैल्यू कम एफिनिटी ज्यादा। समझ में आई बात? कि आई कांस्टेंट क्या होता है? ये इनहिबिशन है। देखिए एंजाइम का इनहिबिशन भी तो होगा। अब आप सोचिए कि आपके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी की सारी कार्बोनिक एसिड में बदल जाए, सारी की सारी कार्बोनिक एसिड में बदल जाए, H2CO3 बना रही हो, ठीक है? तो क्या होगा? आपके पूरी बॉडी के अंदर तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन चलता रहेगा, अब दिक्कत नहीं आ जाएगी। सब कार्बन डाइऑक्साइड उसे निकालना भी तो है, बाहर ले जाना। तो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो इनहिबिट करने के लिए इनहिबिटर्स आते हैं। तो ये उसमें है ना, ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तो है ही है, लेकिन एंजाइम में इनहिबिटर्स आते हैं। और यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। एनसीईआरटी में एक हल्का सा पैराग्राफ देके वो आगे बढ़ गए, इसको डिटेल पे थोड़ा समझेंगे हम लोग अभी कि आई कांस्टेंट क्या होता है। एंजाइम इनहिबिटर कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कितनी तेजी से डिसोसिएट करेगा। The substrate concentration at which the enzyme inhibitor complex dissociate and reaction become normal. It is applicable only for competitive reversible reaction। देखिए साहब, competitive inhibition क्या होता है? Inhibition तो होगा, लेकिन कैसा? Competitive inhibition। ये क्वेश्चन आपका है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पकड़िएगा। आपने कहा एक फिनोमिना है लॉक एंड की मॉडल, चाबी लगाओगे ताला खुल जाएगा, लेकिन जिस ताले की चाबी है उसी से ही तो खुलेगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ सबस्ट्रेट को, एक मिनट हम समझा लें। सबस्ट्रेट को इन्होंने क्या करा? सबस्ट्रेट को ले लिया है ऐसे गोल गोल ले लिया, और एक एंजाइम में चौकोर था, साइड कैसी थी? वो चौकोर थी, ये रेक्टेंगुलर। तो अब सबस्ट्रेट कैसा है? ये गोल है, और एक ये वाला है। बताइए कौन सा एंजाइम के लिए कौन सा सबस्ट्रेट है? अगर हम ये कहें एंजाइम नंबर 1, एंजाइम नंबर 2, ये एंजाइम नंबर, सबस्ट्रेट नंबर 1, सबस्ट्रेट नंबर 2, बताइए। सबस्ट्रेट नंबर 1 एंजाइम नंबर 1 पे जाएगा, सबस्ट्रेट नंबर 1 एंजाइम नंबर 1 को के ऊपर जाएगा, और सबस्ट्रेट नंबर 2 एंजाइम नंबर 2 पे जाएगा। अगर हम कहें सबस्ट्रेट नंबर 2 को हम एंजाइम नंबर 1 पे लगा दें तो नहीं आ पाएगा, आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये जुड़ ही नहीं पाएगा। ये गोल है, ये भी गोल है, तभी ये जुड़ेगा। ये चौकोर है, ये चौकोर है, ये तभी जुड़ेगा। समझ में आई बात है नहीं? बोलो कोई दिक्कत? तो ये कहला रहा है लॉक एंड की मॉडल। तो ये हो गया लॉक और ये इसकी हो गई की। समझ में आई बात या नहीं? ये लॉक एंड की मॉडल हो गया। अब इस मॉडल के ऊपर ही इनहिबिटरी एंजाइम की बात करते हैं। इनहिबिशन, एंजाइम का इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक बिल्कुल ऐसा ही गोला, लेकिन वो कैसा है? इनहिबिटर है, वो ऐसा है, वो ग्रीन कलर का है, वो रेड था, ये ग्रीन कलर का है। ये आ रहा था बेचारा यहाँ जुड़ने के लिए, दौड़ के आके ये बैठ गया। ठीक है, घर में मेहमान आ गए। क्या आप घर में वो लोग जा पाएंगे? कह रहा यार आज तो यार मेहमान आ गए, आज नहीं कुछ हो सकता। उन्होंने क्या करा? इस रिएक्शन को इनहिबिट कर दिया। नहीं समझे? लेकिन क्या हुआ? इससे पहले वो आ जाए तभी होगा। तो इन दोनों में कंपटीशन हुआ, पहले कौन आएगा? पहले ये आ गया इनहिबिशन, ठीक है, पहले मेहमान आ गए। अगर पहले वो दोनों बैठे हुए हैं
तो कहा जाएगा नहीं नहीं आंटी आज घर पे कोई है नहीं, आज नहीं आना है, अब मैं भी जा रहा हूँ, ताला लगा के बाहर निकल गए तो काम चल गया। लेकिन क्या इनहिबिशन के लिए क्या कंपटीशन दोनों का जरूरी, इसे कहते हैं कंपटीटिव इनहिबिशन। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। तो ये कंपटीटिव इनहिबिशन हो गया। आइए आगे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, किसी एंजाइम का स्ट्रक्चर, सिंपल एंजाइम हो सकते हैं, कॉन्जुगेट एंजाइम हो सकते हैं। यहां से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। देखिए एंजाइम का हर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजाइम से क्वेश्चन अभी तक ज्यादा बने नहीं है, और हो सकता है इस बार नीट में क्वेश्चंस एंजाइम के ऊपर आए, और कोई ना कोई अच्छा ही क्वेश्चन आएगा जब नीट वाला एपो एंजाइम। हाँ, को एंजाइम और एपो एंजाइम नहीं, तो वैसे ही बता ना कि उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हो सकता है इस टाइम वो आ जाए, इनहिबिटर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेट। अगर हम सिंपल एंजाइम की बात करें तो सिंपली मेड है प्रोटीन का, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, सिंपली प्रोटीन के बने हुए। लेकिन अब ज्यादातर एंजाइम जो है हमारे वो कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। कैसे हैं वो? कॉन्जुगेट एंजाइम। कॉन्जुगेट का मतलब है प्रोटीन के साथ में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ है। अब जो प्रोटीन के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, वो क्या हो सकता है? वो कोएंजाइम हो सकता है, वो कोफैक्टर हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? देखिए वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट, कोएंजाइम में नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक ग्रुप विच आर लूजली अटैच्ड टू कोएंजाइम्स। अब देखिए ऐसे एंजाइम क्या कहलाते हैं? एपो एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है उसमें एक होता है एपो एंजाइम और दूसरा होता है कोएंजाइम, उसे कहते हैं होलो एंजाइम। पॉइंट पकड़िएगा जरा, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में क्या होता है? एक होता है एपो एंजाइम, ये इसका प्रोटीन पार्ट था। आरएनए पॉलीमरेज भी तो हेलो एंजाइम है। हाँ, और ये इसके साथ में लग जाता है कोएंजाइम। कोएंजाइम में रो सिग्मा रो, ये नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। समझ में आई बात है नहीं? सर ये तो एक हो गया एपो एंजाइम और दूसरा हो गया कोएंजाइम, दोनों को मिला के होलो एंजाइम। समझ में आई? एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि आरएनए पॉलीमरेज भी हेलो एंजाइम है, और को सिग्मा और कोफैक्टर। अभी देखना पड़ेगा इसको, अभी देख लेते हैं। कोएंजाइम जो है नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं जो लूजली अरेंज होंगे किससे? एपो एंजाइम से। दे आर जनरली मेड अप ऑफ विटामिन्स। ठीक, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है और मेटल एक्टिवेटर कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो कोएंजाइम हो गया, एपो के साथ में कोएंजाइम लगा सकते हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप रख सकते हो, या मेटल एक्टिवेटर या कोफैक्टर्स भी रख सकते हो। समझ में आई? कैसे कैसे होता है ये याद रखना है। ऑर्गेनिक ग्रुप है ये, यस सर। जो कैसा है? लूजली अटैच है किससे? एपो एंजाइम से। जनरली मेड ऑफ ये जनरली किसका बना हुआ है? विटामिन्स का बना हुआ है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो कैसे हैं? टाइटली हैं अटैच्ड। ऊपर वाले लूजली थे, ये भी नॉन प्रोटीन, ये भी नॉन प्रोटीन, लेकिन ये कैसे हैं? टाइटली और वो लूजली हैं। ठीक, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फॉर्म्ड। ठीक, अब आते हैं मेटल लूजली अटैच्ड। अब मेटल्स अलग अलग हो सकते हैं या कोफैक्टर्स हो सकते, उन्हें कह सकते हैं ये भी लूजली अटैच होंगे, जैसे मैग्नीज हो गया, आयरन, कोबाल्ट। हाँ, ये कैसे हैं? इनऑर्गेनिक। वो ऑर्गेनिक थे, ठीक है, ये कैसे होगा? इनऑर्गेनिक। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर। अब अलग अलग के लिए एग्जांपल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, अभी देखते हैं एग्जांपल्स को। एक यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट को देखिए सबसे पहले तो आपने कहा एंजाइम में सिंपल और कॉन्जुगेट वाले को हमने क्या कह दिया? होलो एंजाइम। ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट के बने हुए हैं। जो प्रोटीन पार्ट है उसे हमने क्या कह दिया? एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट भी तीन तरीके का हो सकता है, कोएंजाइम, कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। याद रखिएगा, कोएंजाइम कौन है? जो ऑर्गेनिक पार्ट है, लूजली अटैच है, जैसे विटामिन्स हो गए, एटीपी हो गया, एनएडीपी, ये सारे लिपोइक एसिड। और यहाँ कोफैक्टर जो होते हैं लूजली अटैच, इनऑर्गेनिक है या मेटालिक आयंस है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या है? ये टाइटली अटैच है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। ठीक है, आइए एक्टिव साइट हमने आपको बता दिया। एक्टिव साइट क्या है? जहां सबस्ट्रेट अटैच होगा। ठीक, एलोस्टेरिक साइट क्या होती है?
जरा ध्यान से समझिएगा। एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है जिसे हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। वो क्या होती है उसको थोड़ा सा समझिए। Beside active site, some enzymes possess additional site. केमिकली अदर सबस्ट्रेट्स के लिए होता है एलोस्टेरिक या मॉड्यूलेटर्स होते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूलेटर्स क्या है, ये इसकी देखिए कुछ जैसे आप जो हैं वो कॉफी पकड़े हुए थे, ठीक है, आप कॉफी का कप पकड़े हुए थे, बढ़िया सा कॉफी पी रहे थे, ठीक, लेकिन पीछे से आके कोई गुदगुदा दे आपको, कॉफी छूट जाएगी, आगे जो होएगा उसमें वो कुछ नहीं। ठीक है, कॉफी छूट गई। ये जो दूसरा वाला ये जो साइट है इसे हमने क्या कह दिया है, एलोस्टेरिक साइट कह दिया। ये वाली साइट कौन सी थी, एक्टिव साइट थी, यहाँ आके सबस्ट्रेट जुड़ता था। समझ में आ गई बात या नहीं? Yes, sir. तो ये वाली साइट ये मॉड्यूलेटर की तरह काम कर सकती है, ये तोड़ भी सकती है, जोड़ भी सकती है इसको। समझ में आई बात या नहीं? Yes, sir. तो besides the active site, some enzyme possess additional site at which chemical others than substrate are bind. These sites are known as allosteric sites, and enzymes which allosteric sites are called allosteric enzyme. जैसे hexokinase, phosphofructokinase, इसमें allosteric में यूज होती है। ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे नहीं, आप चाहिए इसे पढ़िए, चाहिए ना पढ़िए। इसमें एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम, आपको पता है ना, कुछ एंजाइम बॉडी के अंदर काम करेंगे, बाहर काम करेंगे, उसके हिसाब से। प्रो एंजाइम या जाइमोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेंगे, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे अंदर पड़ रहे होते हैं उन्हें कहते हैं प्रो एंजाइम्स या जाइमोजेंस भी कहते हैं उन्हें, ये याद रखने वाला पॉइंट था। आइसो एंजाइम क्या होते हैं, सिमिलर एक्शन होता है। Yes, sir. इंड्यूसिबल एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मोनो एक्सट्रीमोजाइम्स क्या होते हैं, ठीक, ये सब आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए, Extreme में काम करेंगे। ना पढ़ना चाहिए मत पढ़िए। यहाँ देखिए एंजाइम्स, ठीक, एंटीबॉडीज आर यूज्ड एज एंजाइम्स। दूसरा है बायो डिटर्जेंट्स। बायो डिटर्जेंट्स में आपने बायोटेक्नोलॉजी उसमें पढ़ा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब आपने याद कर रहे थे। हाउस कीपिंग या कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स, हाउस कीपिंग जीन भी होते हैं, हाउस कीपिंग एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। अब ये मेटल आयन और मेटल ये किसमें होंगे, जैसे आयरन जो है वो इसमें हो सकता है, कैल्शियम इसमें हो सकता है, मैग्नीशियम इधर हो सकता है, कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या टायरोसिन में हो सकता है, कोबाल्ट, ये एनसीईआरटी ने सिर्फ एक दे दिया था, मॉलिब्डेनम बेचारे ने, डीनाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज में, ठीक है, मैग्नीज राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज में, ठीक है, जिंक सिलेनियम और पोटेशियम Na और ये, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपका पता ही है आपको, अभी हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन इसको इन्होंने एनसीईआरटी ने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है, ठीक है। एंजाइम्स नेम सच एज टाइलिन, सिलेवरी, एमाइलेज, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिनोजन गिवन इंडिकेशन ऑफ देयर एक्शन के बेसिस पे। नो इंडिकेशन, हाँ, नो इंडिकेशन ऑफ देयर एक्शन। अब यहाँ पे इनके एक्शन के हिसाब से अदर एंजाइम्स सच एज एमाइलेज, सुक्रेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज वर नेम्ड आफ्टर सबस्ट्रेट ऑन विच दे आर एक्ट। ये जो है ये किस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट होते हैं उसके ऊपर नाम दे दिया है। स्टिल अदर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सोर्स विच दे आर ऑब्टेन्ड। कुछ ऐसे हैं जो सोर्स से हैं, जैसे ये हो गया पपाया से, ये इससे, ठीक है। इसके अलावा some like DNA polymerase indicates its specific action on polymerization, ठीक है। अब यहाँ पे Duplex provides a system of naming enzymes by adding suffix ase at the end of enzyme name। तो ये जो ase लगा रहे हो ये किसने बताया था, Duplex ने, ठीक। The system each enzyme ends with ase consist of two parts. First part indicates substrate and the other reaction catalyzed। कौन सी रिएक्शन कैटेलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कुछ नाम, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक पायरुवेट, ये सारे हो गए।
एंजाइम ग्रुप इन 6 मेजर क्लास, एंजाइम को 6 मेजर क्लास में बांटा गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, यहाँ क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे, है ना, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट, क्वेश्चन यहीं से आएंगे सीधे सीधे डायरेक्ट, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज की स्टडी में रखा गया है। साइटोक्रोम FADH ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा किसी ग्रुप को, ठीक है, यस सर, ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, तो केमिकल ग्रुप ट्रांसफर्ड इन प्रोसेस इज नॉट फ्री स्टेट। ग्लूटामेट, पाइरुवेट और ट्रांस एमिनेज। इसके बाद आता है हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज यानी ब्रेक डाउन करेगा मॉलिक्यूल का, ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा वाटर का। अभी हम लोगों ने देखा था पानी निकल रहा था और उससे बने थे बॉन्ड, अब यहाँ पानी डाल के बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक, जिसमें नाम आ जाएगा एमाइलेज, ठीक, जो स्टार्च को, लाइपेज ये लिपिड्स को, लाइएज ये क्या करेगा, कैटालाइज करेगा क्लीवेज ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस, बिना किसी हाइड्रोलिसिस के कोवेलेंट बॉन्ड, CC बॉन्ड निकल जाएगा। क्वेश्चन नीट में आ चुका है ये वाला। ट्रांसफरेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हिस्टामिन, आइसोमरेज, ठीक है, आइसोमर्स बना देगा, आइसोमरेज अपना आइसोमर्स बनाएगा, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। फॉस्फो हेक्सोज आइसोमर्स, वही फ्रक्टोज 1,6 ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, आइसोमरेज ही तो करता है। ये एंजाइम की एक्टिविटी दिखाई हुई गई है टेम्परेचर के और पीएच के लेवल पे। आपने कहा कि पीएच को बढ़ाते जाओ, पीएच बढ़ाते जाओगे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल पे जाके फिर ये वापस नीचे आने लगेगा, फिर आप बढ़ाओगे तो कम होगा, क्योंकि ऐसा ही टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे होगा, फिर उसके बाद ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिविटी अपने आप कम होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती हैं आपकी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइगेज एक एंजाइम आता है जो मिक्स कर जोड़ देगा, लाइगेज यानी जोड़ने वाला, ठीक है, लाइगेशन करना, ठीक। इसमें पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, अभी तो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज कंबाइंस पाइरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे फैक्टर्स आपने कहा टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, रेगुलेट एंजाइम्स अकॉर्डिंगली। अब आते हैं एक फॉस्फेटेज करके भी एंजाइम था जो हाइड्रोजन बॉन्ड हटा देता था। फॉस्फेटेज बताया था उसमें, नहीं बताया क्या? नहीं इसमें नहीं। फॉस्फेटेज देख लीजिएगा, इसमें है शायद एनसीईआरटी में, क्या करता है वो, हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाता है। हाँ उसमें जब स्टिकी जो ब्लेंड स्टिकी एंड्स बनते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर, हमने आपको बताया टेम्परेचर एल्कलाइन फॉस्फेटेज, हाँ ठीक है, हमने आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में बात करी थी। ऑप्टिमम टेम्परेचर का काम क्या होता है, हमने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे डीनेचर हो जाएगा प्रोटीन, फिर टूट जाएगा, तो इसलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही सबसे ज्यादा काम करेगा। वो ये जो ऊपर वाला हमने चार्ट दिखाया, इसमें ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसी पे काम कर रहा है। ऐसे ही वो ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर देखिए तो सेम ग्राफ है, ठीक। इसको हम ज्यादा आगे नहीं समझाएंगे, आपको पता ही है, सारी चीजें पता है। अब यहाँ पे एक आता है क्वेश्चन Q10 का। Q10 का मतलब क्या होता है, क्वोशंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट Q10 का मतलब होता है कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पे एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो Q10 इसका 2 से 3 के बीच में होता है कि हर 10 डिग्री बढ़ाओगे तो 2 से 3 यानी दुगने से तिगुना हो जाएगा, 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर ये भी देख लीजिए 5 से 40 डिग्री तक ही है, रिएक्शन इंक्रीज करेगी 2 से 3 टाइम, रेज बाय 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री बढ़ाओगे 2 से 3 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक। If the temperature is reduced near the below freezing point, the enzymes are inactive, not denatured. Inactivate होंगे, denature नहीं होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है हीट का, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे आते हैं, ये मोस्ट ऑफ द एंजाइम 25 से 40 के ऊपर करते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा
चीजें देखने वाली हैं। एंजाइम्स थर्मोलाइबल, दे गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। टेक पॉलीमरेज। ठीक, यहां पे आपने कहा लूजेस द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज बिगन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कंप्लीटली जो है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। टेक पॉलीमरेज के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक, यस सर। आगे आते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम पीएच, हम आपको पीएच की पूरी रेंज बता चुके थे। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वही हमने आपको ग्राफ आ सबस्ट्रेट का गया। बताया। अभी हमने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जितना ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे उतना ही रिएक्शन तेज होती पर जाएगी, एक टाइम लेकिन पे- एक टाइम पे जाके रुक जाएगी। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन हमने आपको बताया। अब यहाँ पे दो मॉडल दिए गए एंजाइम एक्शन के, दो मॉडल दिए गए। कौन कौन से? लॉक एंड की मॉडल और है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। दो हाइपोथेसिस दी गई है मैकेनिज्म की। पहला है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल किसने अभी दिया आपने था? बताया था। फिशर ने दिया। ये पॉइंट पकड़ने वाला है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। एक फिशर और भी तो कहीं है। अब बाद में देखेंगे उसको, फिलहाल यहाँ फिशर ने दिया। वही लॉक एंड की मॉडल हमने आपको बताया कि जिस तरीके का सबस्ट्रेट है उसी तरीके का एंजाइम होगा। देखिए वो लॉक और की तरह काम करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी हम बता चुके हैं आपको, ये वाला पूरा हम बता ही चुके हैं कि एक सबस्ट्रेट है जिसे रिएक्शन करना है सबस्ट्रेट को, ठीक है, यहाँ तक की एनर्जी है उनके पास। अब उन्हें रिएक्शन करना है इस एनर्जी पे, तो उन्हें इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए दोनों को। तब वो यहाँ रिएक्शन करेंगे, फिर वो प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्शन क्यों कर रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में फिशर कोई मॉलिक्यूल रिएक्शन क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? ये केमिस्ट्री का ही तो पार्ट है यार। एंजाइम जो है केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो वो फिशर जो है वो ये यहाँ भी है वहां भी एक ही चीज है। वो रिएक्शन इसलिए कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए। आपने कहा कि साहब कोई भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि दो एलिमेंट्स एक या कंपाउंड्स configuration बनाने के को लिए maintain करने या के लिए, noble हाँ अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरफ बनाने के लिए 8 ले आए, ऑक्टेट स्टेट ले आए। ये सीडो वो कर हाँ। ले, डीन ले। तो अपने आप को स्टेबल बनाना है। स्टेबल जैसे आप लोग हैं, अभी आप अनस्टेबल हैं, तो आपके अंदर एनर्जी कुछ ज्यादा ही रहती है। आप इधर उधर कूदते फांदते रहते हो, क्या करते हो कि हम कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी वो कर लें। लेकिन जो लोग स्टेबल हो जाते हैं उनके अंदर एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, वो अपना एक जगह रुक के आराम से काम कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जी की स्टेट को वो लोअर पे लिए जाएंगे। देखिए नॉर्मल इनके पास इतनी एनर्जी थी फ्री स्टेट में, ये उतनी एनर्जी पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले तो देखिए एनर्जी नीचे आ गई, कम कर दी, बिल्कुल लोएस्ट स्टेट में आ गए एनर्जी की। लेकिन यहां पे रिएक्शन शुरू हुई थी इसलिए उन्हें एनर्जी इतनी चाहिए थी। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से यहां तक का क्या कहलाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा, बिना एंजाइम के। लेकिन जैसे ही आपको एंजाइम दिया, ये एनर्जी का लेवल अब कम हो गया। क्यों? एंजाइम ने उसे एक्टिव साइट्स दे दी कि तुम यहां आओ, यहां रिएक्शन करो आके। समझ में आई बात या नहीं? इस बात को समझ रहे हो ना? तो ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बस इतनी सी बात थी। लॉक एंड की मॉडल देख लीजिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लॉक एंड की। ठीक, यहां देख लीजिए, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट में बदल गया। उसी की चाबी से खुलेगा। समझ में आई बात या नहीं? हाँ सर। इस तरीके से देखना चाहिए, इस तरीके से देख लीजिए। एंजाइम हमने आपको बता भी दिया है। इनहिबिटर आ गया। हाँ, रिएक्शन हमेशा ये होगी, एक एंजाइम होगा, एक सबस्ट्रेट होगा। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट होना चाहिए, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। ये हम आपको बता चुके हैं, पहले भी बताया, अभी हमने आपको पूरा डायग्रामेटिकली समझाया था। अब बात करते हैं इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस की। जरा देखिए, इसमें दो ग्रुप होंगे, ठीक है, इसमें दो ग्रुप होंगे इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को समझने के लिए। ये किसने दी थी? पहली वाली फिश, ठीक है। और ये कौन आ गए हैं? ये हैं कोशलैंड साहब, ये पकड़िएगा, कोशलैंड। देखिए यहीं से अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो लिखने में यहां से आ जाता है, लेकिन अगर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं नीट लेवल के ऊपर है या टीजीटी पीजीटी के, तो यहां से सीधा सीधा पूछ लिया था किसने दी थी। तो कोशलैंड ने दी थी और उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा एक ग्रुप होता है, इसमें दो ग्रुप होते हैं,
एक तो ये आपका एंजाइम में है बट्रेसिंग ग्रुप और एक एंजाइम में यहां पे कैटालिटिक ग्रुप। ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट देखिए आएगा और जब वो एंजाइम के पास आएगा, देखिए ये एंजाइम का शेप है, ये सबस्ट्रेट का शेप, वो इस शेप ले लेगा। ये इसी शेप में देखिए आने लगा। ये जैसे जैसे इसके पास आएगा ये इसको रिएक्शन करता रहेगा और ये इसके बिल्कुल पास आ जाएगा। अब ये कैटालिटिक ग्रुप है, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा और बदल के फिर हटा देगा। समझ में आई बात या नहीं? ये इंड्यूस फिट है, इसने इंड्यूस करा इसको अपने आप को फिट करने के लिए। वो वाला कौन सा था? लॉक एंड की मॉडल था कि जैसा सबस्ट्रेट वैसा प्रोडक्ट। आपको जो एंजाइम की इनहिबिशन की बात करी जाएगी, वो लॉक एंड की मॉडल से भी इनहिबिशन कंट्रोल होता है। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल पे इनहिबिशन हमने आपको बताया कैसे होगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात होगी कि वहां कॉम्पिटिटर आएगा, वो आके बैठ जाएगा, वो उसे सबस्ट्रेट को रोक देगा। ठीक, आइए इनहिबिशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें कभी कभी लगा रहता है और ऑफ हो जाता है। हाँ, तो आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं? यहाँ देखिए, आइसोसम मल्टीपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म ऑफ एंजाइम। आइसो बिल्कुल सीधी लेन जो होती है। आइसो मतलब उसके जैसा काम करेंगे लेकिन होंगे नहीं एंजाइम की एक्टिविटी। हाँ, ठीक। अल्फा एमाइलेज व्हीट एंडोस्पर्म में होगा। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। साइट ऑफ एंजाइम एक्शन हम आपको बता ही चुके हैं, इंटरसेलुलर छोड़ दो इसको। आते हैं एंजाइम के इनहिबिशन के ऊपर। देखिए एंजाइम का इनहिबिशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब थोड़ा सा लंबा है। आइए देख लीजिए, इसको यहाँ बता देते हैं। एंजाइम का इनहिबिशन ये है, सबसे पहले आपने कहा एंजाइम का इनहिबिशन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो इरिवर्सिबल और दूसरा रिवर्सिबल। यानी कि एंजाइम खत्म ही कर दो, पूरी तरह से नष्ट कर दो, और दूसरा रिवर्सिबल है कि उस जगह पे जैसे ही वो मेहमान गए, घर फिर से खाली हो गया, फिर से आ सकते हो, रिएक्शन फिर चालू हो सकती है। एक क्या हुआ, अब घर को ही बेच दिया हमने, खत्म ही हो गया, घर ही खत्म, ना घर रहेगा ना साइट रहेगी। तो यहाँ है नॉन कॉम्पिटिटिव, जैसे साइनाइड इनहिबिटर्स हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हैवी मेटल है, इनहिबिट कर देता है रेस्पिरेटरी एंजाइम को। साइनाइड खाओ, मर चले जाओ। समझ भाई? इनहिबिटरी एंजाइम यहाँ पे आपके कौन से हो गए? नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में आपके एटीपी को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है, एटीपी ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट ही बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज। कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिटिव साइट के ऊपर बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट एनालॉग होंगे और प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट ही ऐसा हो जाए जो कंपटीशन कर दे, या सबस्ट्रेट के जैसा एनालॉग बन जाए। अब सबस्ट्रेट एनालॉग में आ जाता है मेलोनेट और सक्सिनेट, इनहिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, NCERT, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। मेलोनेट जो है ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, सक्सिनेट इनहिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। शायद यही वाला क्वेश्चन भी आया था इस बार नीट में। नहीं, इसमें वो एपेंजाइम वाला था। चलो, तो मेलोनेट जो है वो किसके लिए है? ऑफ सक्सिनेट, इनहिबिट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और सल्फर ड्रग्स PBHA यानी P अमाइनो बेंजीनोइक एसिड इनहिबिट करता है फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इन बैक्टीरिया। ठीक है, वो कौन है? सल्फर ड्रग्स हैं। ठीक, ये याद करने वाले पॉइंट है, इनहिबिटर्स हैं। डायरेक्ट यहां से याद कर सकते हैं इनहिबिटर को। आइए एक एक करके इनहिबिटर को जान लेते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में हमने आपको बता ही दिया। ये देखिए यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, ये आपका देखिए यहाँ आके जुड़ गया, लेकिन उसी के जैसा यहाँ आके जुड़ गया, देखिए सबस्ट्रेट को अब वो इनहिबिट कर देगा। समझ में आई? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट को ना रोके टोके वो पीछे जाके गुदगुदी मचा दे, टॉपिक कब गिर गया, वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर थे। ठीक है, और इसी के साथ सेवा समाप्त होती है। आप लोगों को इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो डीएनए का पार्ट बचा हुआ है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने डीएनए और आरएनए को हमने पूरा पढ़ाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, आप पूरा देख सकते हैं। डीएनए आरएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा हमने सारा समझाया हुआ है वहीं पे। हैव अ नाइस डे।